हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का जो एक्सप्लेनेशन है वो कवर करने वाले हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मिले थे, तो ये वीडियो आपके सामने है। आज मैं पार्ट 1 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत जल्दी पार्ट 2 रिकॉर्ड करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लाइक ऑलवेज, आपको अगर कोई भी चीज़ इस वीडियो में समझ ना आई हो या आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, कोई डाउट्स हो, कुछ डिमांड्स हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर हम लोग मिनरल्स इस शब्द को डिफाइन करेंगे तो कहा गया है दैट मिनरल रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ मैटर विद अ स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन, होमोजेनस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ड्यू टू एन एबायोटिक प्रोसेस विद इन द रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब कही तो बहुत सारी बातें, बट क्या होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मिनरल रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ मैटर, तो ये नेचर में मिलने वाला एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम सॉलिड, लिक्विड या गैशियस फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखने चाहेंगे तो जो हमें क्रस्ट ऑफ द अर्थ के नीचे मिनरल्स मिलते हैं वो या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं जैसे कि आयरन ओर और कोल, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल एंड मर्क्यूरी, या फिर गैशियस फॉर्म में जहाँ पे हम नेचुरल गैस, सीएनजी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो मिनरल होता है, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि हर एक मिनरल का एक स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। वैसे इसका एक स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो आप इसको पीरियोडिक टेबल में से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स कौन से एलिमेंट के हैं, किस तरीके से ये कंपाउंड बना है। और हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक नेचर होता है, एक बिहेवियर होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं दैट किसी भी मिनरल का होमोजेनस कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे आज अगर हम लोगों ने कहीं पे भी आयरन की बात करी तो आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, करोजन प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो उसका एक होमोजेनस नेचर है, होमोजेनस कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस होता है फॉर्मिंग दीज मिनरल्स, ये अर्थ के लेयर के नीचे होता है। तो जब अलग अलग तरीके से अर्थ के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, लावा जो है वो बाहर निकलता है, सॉलिडिफाई होता है, उसके अंदर से जितना भी बायोटिक ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डीकम्पोज हो जाता है, फॉसिलिफिकेशन होता है। तो उन सब प्रोसेसेस के थ्रू जो अर्थ के अंदर की हीट एंड प्रेशर है वो मिनरल्स को क्रिएट करती है। दैट इज़ वाई वी से दैट इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, अर्थ के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं। ये एक एबायोटिक प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब अर्थ के हीट एंड प्रेशर की वजह से दो लेयर्स ऑफ लैंड के बीच में जब कोई ऑर्गेनिक मैटर फंस जाता है तो जैसे कोल बनता है, क्रूड ऑयल बनता है, उसी तरीके से मिनरल्स भी बनते हैं। नेचर का ही एक हमें गिफ्ट है। नाउ बियॉन्ड दिस, अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारी इवोल्यूशन मिनरल से लिंक्ड है। अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मिनरल्स पे डिपेंड करता है। आज किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, अर्बनाइजेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे मिनरल्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इंडिया की और मिनरल्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब वी आर नेचुरली गिफ्टेड विद अ लॉट ऑफ मिनरल्स इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। हाउएवर हमारे यहाँ टेक्निकल नॉलेज टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज़ दीज रिसोर्सेज, टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज़ दिस मिनरल्स, वो थोड़ी सी कम है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना हमारा पोटेंशियल था। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि प्रिमिटिव मैन जैसे जैसे चेंज हुआ है, तो स्टोन एज था, आयरन एज था, वैसे ही आज हम बोलते हैं कि इंडिया में या फिर दुनिया में जो मॉडर्न एज है, इस मॉडर्न एज को हम लोग मिनरल एज बोलते हैं। रीज़न कि पहले ज़माने में एंशंट मैन की नीड्स तो काफ़ी सिंपल एंड लिमिटेड हुआ करती थी, बट आज के तारीख में व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट डे सिनेरियो, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारी नीड्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई है। हमारे आसपास जो इन्वेंशंस एंड डेवलपमेंट होते हैं उसके वजह से हमारे लाइफ को सिंपल, आसान एंड कन्वीनियंट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। वी आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ गैजेट्स, बाय व्हीकल्स, बाय थिंग्स, बाय आवर मोबाइल फ़ोन फॉर दैट मैटर। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू जब हम हमारी डिमांड को डिफाइन करते हैं तो हमारी हर एक चीज़ जो हम डिमांड करते हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से मिनरल्स जो है वो एक इंटीग्रल एलिमेंट बन जाता है। इट्स अनअवॉइडेबल फॉर अस टू डिमांड समथिंग दैट वी वांट फॉर आवर नीड्स जो मिनरल से ना बनता हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जब हमारी पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों से घिरी हुई है जहाँ पे हमें मिनरल्स का यूज़ करना है, तो हम लोग इस मॉडर्न एज को मिनरल एज का दर्जा भी देंगे। अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये टेबल आपको बना दिया हुआ
होगा, जहाँ पे मिनरल्स को हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब मेटालिक के अंदर भी 4 सब डिविजन्स है ऑफ कॉमन यूज, एलॉयज, लाइट एंड प्रेशियस। जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह हमें याद करना है वो मैंने खास तौर पे हाईलाइट कर रखा है। अब यहाँ पे मेरे पढ़ाने वाली चीज़ें कम हैं, तो इस वजह से मैं इस स्लाइड को आपके सामने रखूँगा, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके अलावा हम लोग इस इंडिविजुअल मिनरल के शॉर्ट नोट के ऊपर ज़्यादा चर्चा करने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ये हो जाने के बाद हम सीधा आयन ओर की बात करते हैं। अब आयन ओर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज हमें अगर हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, फैक्ट्रीज बनानी है, प्रोडक्शन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो इन सब चीज़ों में हमें जो है वो आयरन एंड स्टील की ज़रूरत होती है। जब हम आयरन की बात करेंगे तो ये जो एक पर्टिकुलर मिनरल है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली तो बात ये कि ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, ये काफ़ी आसानी से बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाता है, मतलब इससे एलॉयज क्रिएट करना काफ़ी आसान है। इट इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना और वायर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। साथ ही साथ ये जो हमारा रिसोर्स है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इनएक्सपेंसिव है क्योंकि ये ईजिली मिल जाता है। आयरन ओर हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटो में भर भर के अवेलेबल है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमें फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करती है। नाउ आयरन को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए आयरन ओर। जब भी किसी मिनरल को हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन इट्स रॉ फॉर्म या इम्प्योर फॉर्म तो उसको ओर बोला जाता है। अब इस आयरन ओर को हम लोग कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन के साथ मिक्स करते हैं इन अ ब्लास्ट फर्नेस। तो एक फर्नेस लेना है, उसमें 3 एलिमेंट्स डालने हैं, आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। जब इन चीज़ों को हम गर्म करेंगे एक फर्नेस के अंदर तो इसके अंदर के जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वो उड़ जाएंगी, एक तरीके से इवेपोरेट हो जाएंगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट। तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सब खत्म हो जाएगी और पीछे जो रह जाता है मोल्टन फॉर्म में उसे हम लोग पिग आयरन बोलते हैं, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, जिसमें आगे चाहे तो हम मैंगनीज मिक्स करके स्टील वगैरह बना सकते हैं। सो दी आइडिया हियर इज हम लोग एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, जिसको हम लोग पिग आयरन में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब इंडिया के अंदर जो आयरन ओर जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो ब्रॉडली 4 कैटेगरी का है, विच इज़ हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो है वो हेमाटाइट है और सबसे बकवास क्वालिटी जो है वो सिडेराइट है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन के नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम देखने जाएं कि आयरन ओर हमारे कंट्री में प्रोड्यूस कहाँ पे होता है तो सबसे मैक्सिमम आयरन ओर निकलता है कर्नाटका से, बट अदरवाइज उड़ीसा, झारखंड भी ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जो कि छोटा नागपुर प्लेटो में है, जहाँ पे आयरन ओर का आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आई एम ट्राइंग टू कीप दोज स्टेट्स एज एग्जाम्पल जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटी है, मतलब 2 या 3 मिनरल्स में ये स्टेट्स कॉमन है। तो अगर आपने सारे नोट्स को अच्छे से देख लिया होगा तो आपको पता चलेगा कि कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड काफ़ी रिपीटेटिव स्टेट्स हैं। तो बाई चांस अगर आपको नोट, शॉर्ट नोट आती भी है तो कहीं ना कहीं 1 या 2 मिनरल्स के बारे में ही पूछेंगे, तो ये रिपीटेटिव स्टेट्स के नाम लिख दोगे तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा और आपके लिए आंसरिंग करना भी कन्वीनियंट हो जाएगा। नाउ बियॉन्ड आयरन ओर हम मैंगनीज की बात करते हैं। अब मैंगनीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट मिनरल है एलॉयज बनाने के लिए, खास तौर पे स्टील बनाने के लिए। इसका मेन यूज़ जो है वो स्टील बनाने में होता है। हम लोग पिग आयरन के साथ जब मैंगनीज मिक्स करते हैं तो स्टील बनता है, बट उसके अलावा इसको केमिकल इंडस्ट्री में ग्लास, फोटोग्राफी, यूटेंसिल्स, टाइल्स, इन सब चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में तो आता है कि भाई इसकी मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़, एलॉय बनाने वाली प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है, एंड ये जो स्टील बनाता है वो स्ट्रॉन्ग तो होता है बट साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होता है। जैसे अगर हम रेलवे लाइंस की बात करें, रेलवेज़ हमारे लिए एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये रेलवे लाइंस जो बनती है वो फ्लेक्सिबल तो होती है बट स्ट्रॉन्ग भी होती है, टूटती नहीं है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने आयरन ओर में मैंगनीज मिक्स करके स्टील बनाया है। साथ ही साथ हम लोग मैंगनीज को इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट मशीन्स जो कि हैवी मशीनरी का रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। जैसे हमने देखा था कि रेलवेज में भी स्ट्रेंथ इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सिमिलरली जो हैवी मशीन्स होती है, जो कि जेसीबी की मशीनें होती है, राइट, दैट ब्रेक डाउन रॉक्स, जो ग्राइंडिंग का काम करती है, उन सब मशीन को क्रिएट करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मैंगनीज को मिक्स करके एलॉय बनाने से आता है। अगेन स्टेट्स की बात करेंगे तो कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड जो आयरन ओर वाली थी वही स्टेट्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
बियॉन्ड दिस कॉपर के बारे में बात करेंगे। अब कॉपर इंसान के द्वारा यूज़ करने वाले पहले मिनरल्स में से एक था, पहले मेटल्स में से एक था। इसकी भी काफ़ी अच्छी मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो बढ़िया एलॉयज़ बनाता है। अगर आप कॉपर और टिन को मिक्स करो तो बेल मेटल बनता है, जिसको ब्रॉन्ज भी बोल सकते हैं। और अगर कॉपर को ब्रास के साथ मिक्स करो तो टिन बनता है। नाउ कॉपर की एक खास बात यह है कि इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है। इस वजह से इसका मेन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है। तो आपकी एसी हो गई, फ्रिज हो गई, टीवी हो गए, इन सब में कहीं ना कहीं कॉपर वायरिंग का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। बट अदर देन दैट हम लोग कॉपर को इंसेक्टिसाइड, एक्सप्लोजिव्स, प्रिंटिंग, अदर इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। अगेन लोकेशन वाइज देखने जाएंगे तो वही 3 स्टेट्स कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बॉक्साइट के बारे में बात करेंगे। अब बॉक्साइट एक ओर है और इस ओर में से हम बनाते हैं एल्यूमिनियम। अब ये जो हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, बॉक्साइट की जो ओर हमें मिली थी वो सबसे पहली बार मिली थी फ्रांस में इन द ईयर 1921 इन अ प्लेस नोन एज लेबॉ, LESBAUX। स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिखना, आपसे प्रोनाउंसिएशन कोई पूछने नहीं वाला। अब ये जो ओर है इसको प्रोसेस करके हम रिफाइन करके एल्यूमिनियम बनाते हैं। अब हमें जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई है वो एल्यूमिनियम की दी हुई है कि ये जो हमारा मेटल है ये लाइट वेट है। स्टील के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम उतना ही स्ट्रांग है, बट ये हल्का है, इट्स ड्यूरेबल, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टील के तरह करोड नहीं होता है, करोजन फ्री है एंड मैलिएबल एंड डक्टाइल भी है। मतलब शीट्स भी बन सकती है, वायर भी बन सकते हैं। अब इसके यूजेस काफ़ी मल्टीपल है, ये काफ़ी वर्सेटाइल मिनरल है हमारा। तो इसको डोमेस्टिक यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस बनाने में काम आता है। शिप और गाड़ियाँ, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स भी जो है वो हम लोग एल्यूमिनियम से बनाते हैं। अब बॉक्साइट जो ओर है ये हमें डेक्कन ट्रैप में ज़्यादा देखने मिलेगी। डेक्कन ट्रैप की बात करेंगे तो जो हमारे सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कंट्री है, जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड ये सब एरियाज आ गए, इन जगहों पे आपको जो है वो ज़्यादातर बॉक्साइट देखने मिलेगा। गुजरात में अगर खास तौर पे बात करेंगे तो जामनगर, भावनगर, अमरेली एंड सूरत वाले एरियाज़ के अंदर आपको बॉक्साइट के ओर्स मिल जाते हैं। अब माइका की बात करेंगे। माइका जो है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्राइड का बात है, बिकॉज वे द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। अब जिस तरीके से हमने देखा था कि आयरन हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया, ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर भी एक गुड कंडक्टर है। माइका इज़ अ गुड इंसुलेटर, मतलब इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फायर रेजिस्टेंट बनता है। अब एक चीज़ समझिए, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है, तभी आपके डिवाइसेस चलेंगे। बट जब आप उसको यूज़ करोगे तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए, आपको शॉक नहीं लगना चाहिए। इसीलिए माइका की कोटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ज़रूरी है, सो दैट आप उनको ऑपरेट कर सको, आप उन्हें हैंडल कर सको। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में माइका का काफ़ी यूज़ होता है। इंडिया के अंदर जो माइका के रिजर्व्स मिलते हैं वो मस्को वाइट कैटेगरी ऑफ माइका के रिजर्व्स हैं। अब ये जो हमारा मिनरल है इसकी डोमेस्टिक डिमांड, कंट्री में जितनी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है देन द प्रोडक्शन ऑफ माइका दैट वी हैव, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें बहुत सारा माइका बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। लोकेशन वाइज देखने जाएंगे तो कर्नाटका, झारखंड एंड राजस्थान आर इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जहाँ पे आपको माइका के रिजर्व्स मिल जाएंगे। इसके बाद लाइमस्टोन की बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट बनाने में जाता है। तो लाइमस्टोन जिप्सम एंड सिलिका को मिक्स करके सीमेंट बनाते हैं, बट उसके अलावा आयरन एंड स्टील में भी हम लोगों ने देखा था कि पिग आयरन बनाने के लिए हमें लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है, अलॉन्ग विद आयरन ओर एंड कोकिंग कोल। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइमस्टोन को केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। गुजरात इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जहाँ पे लाइमस्टोन का प्रोडक्शन होता है, और जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लाइमस्टोन मिलता है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 97% ऑफ लाइम कंटेंट। अगर हम देखने जाएंगे तो लाइमस्टोन ये जो हमारा मिनरल है ये ब्रॉडली 5 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब 70% ऑफ इंडिया का टोटल लाइमस्टोन प्रोडक्शन हमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु के स्टेट से मिलता है। तो ये स्टेट्स आपको याद रख लेने पड़ेंगे कि 70% प्रोडक्शन कौन से 5 स्टेट्स में से आता है। इसके आगे हमारा आखिरी मिनरल जो है उसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ लेड। लेड की बात करेंगे तो लेड एक फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे एल्यूमिनियम एक फाइनल प्रोडक्ट था और उसका ओर था बॉक्साइट, वैसे ही लेड एक फाइनल प्रोडक्ट है और उसका ओर है गैलेना। अब ये लेड जो हमारा पर्टिकुलर मिनरल है इसके क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल बट इट इज़ हैवी इन वेट। ये काफ़ी डक्टाइल है, इससे वायर्स बनाई जा सकती है, आसानी से बाकी चीज़ों में एलॉयज़ की तरह मिक्स हो जाता है। अब लेड को हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा बैटरीज बनाने में।
ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं, ग्लास, रबर एंड बाकी एलॉयज़ के साथ मिक्स करके इसके मल्टीपल यूजेस निकल के आ जाते हैं। अब अगर लोकेशन की बात करेंगे तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बहुत जगहों पे आपको लेड मिल जाएगा। बट ये 5 स्टेट्स याद कर सकते हो, यही स्टेट्स कहीं ना कहीं हमारे लिए लाइमस्टोन में कॉमन थे, ठीक है। तो इसके साथ हमारे जितने भी ये मिनरल्स की, मेटालिक मिनरल्स की बात हो रही थी, वो सारी चीज़ें कवर हो गई। अब चैप्टर का नाम मिनरल्स के साथ और क्या है, एनर्जी रिसोर्स। अब एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी सिनोनिमस टर्म्स के तरह हमारे इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। अब हमें पता है कि जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करें, प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की तो हमें बहुत ज़रूरत होगी ही। अब एनर्जी को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 तरीके जो हमारे सिलेबस में डिस्कस्ड है वो है कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यूज़ करते हो वो कॉमनली यूज्ड है, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, सीएनजी, तो वो कन्वेंशनल हो जाएगा। बट अगर आप जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो इमर्जिंग है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, सोलर पावर, बायोगैस, न्यूक्लियर पावर, ये सारी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल चीज़ें यूजुअली एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग होती है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखने जाएंगे तो एनर्जी रिसोर्सेज को हम कमर्शियल या नॉन कमर्शियल कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन द मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। तो आज अगर हम बात करेंगे अबाउट क्रूड, पेट्रोलियम, विंड पावर, सोलर पावर, इन सब को हम प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं मार्केट में, उसके यूनिट सेल होते हैं। बट कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज भी है जो नॉन कमर्शियल इन नेचर है। जैसे आज अगर हम लोग पुअर हाउस होल्ड्स की बात करते हैं तो वो लोग काउडंग का इस्तेमाल करते हैं, फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मार्केट में सेल नहीं होती। बट हम लोग इन रिसोर्सेज को जो हमारे नेचर में हमें आसपास मिल जाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, इसको बेचा नहीं जाता। तो आई होप इस क्लासिफिकेशन को आप समझ पा रहे हो। अब हम लोग इंडिविजुअल स्पेसिफिक कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा मेजर एम्फोसिस होने वाले हमारे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जहाँ हम कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की चर्चा करेंगे। अगर मैं कोल की बात करूँ तो ये कन्वेंशनल एंड कमर्शियल कैटेगरी का एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये प्रोसेस जो है ऑफ कोल फॉर्मेशन वो कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर हम देखने जाएं तो अर्थ जो हमारा है वो कॉन्स्टेंटली कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस करता है। हमने टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के बारे में ग्रेड 9 में भी देखा था, राइट, दैट जब अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट्स आते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मूवमेंट्स आती है अर्थ के लिथोस्फीयर में, उसके वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अर्थ के 2 लेयर्स के बीच में ट्रैप हो जाता है। अब यहाँ पे जब 2 लेयर्स के बीच में हमारे डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स फंस गए हैं तो यहाँ पे अर्थ की हीट एंड प्रेशर जो है वो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ग्रेजुअली कंबस्ट करेगा। नाउ इस कंबशन के वजह से ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो इसका सॉलिड एलिमेंट होता है वो बन जाता है कोल, जो लिक्विड एलिमेंट होता है जिसको हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है वो बन जाता है क्रूड ऑयल, और जो गैशियस एलिमेंट बन जाता है वो बन जाता है नेचुरल गैस। अब ये प्रोसेस सुनने में और समझने में तो काफ़ी आसान लगता है, बट एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ था फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन का, ये 25 करोड़ साल पहले हुआ था। एंड इस प्रोसेस को कार्बोनिफेरस पीरियड में किया हुआ फॉसिलिफिकेशन भी बोला जाता है। So the 25 years ago period is known as the Carboniferous period. तो आज जो क्रूड ऑयल हम यूज करते हैं is as a result of dead animals and plants 25 crore years ago. अब ये कोल जो है ये हमें सेडिमेंट्री रॉक में या स्ट्रैटिफाइड रॉक में मिलेगा, जहाँ पे रॉक्स के लेयर्स फॉर्म में आप लोगों को जो है वो बिटवीन 2 नॉन पोरस लेयर्स आपको ये फॉसिल फ्यूल देखने को मिल रहा है। Now coal became much more popular as a result of steam engine and development. तो जहाँ पे steamers as well as railways में हम लोगों ने कोल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आज भी इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज थर्मल पावर। मेजॉरिटी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स दैट रन इन इंडिया यूज कोल, जिसको जलाया जाता है टर्बाइंस मूव करने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। अब कोल को जब हम प्रोसेस करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो इससे काफ़ी अलग बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि कोल का टार, अमोनिया गैस, बेंजोइल, क्रूड ऑयल, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अलग मार्केट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप कोल की जितनी भी चर्चा है वो आपको समझ में आ रही हो। ना कोल के कॉन्टेक्स्ट में देखने जाए तो मिलता किधर है,
तो कोल के रिजर्व्स हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटो में है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे आपको मेजर कोल रिजर्व्स मिलेंगे। अब इन सारे जगहों पे जो टाइप ऑफ कोल्स मिलते हैं उसके भी फर्दर 4 बाइफर्केशन है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। सबसे बढ़िया क्वालिटी जो है वो एंथ्रासाइट और सबसे बकवास क्वालिटी वो पीट। गुजरात में भी काफ़ी जगह पे हमें कोल रिजर्व्स मिलते हैं। तो अगर गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज देखने जाएंगे तो कच्छ, महसाणा, भरूच एंड भावनगर ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन जाते हैं जहाँ पे आपको कोल रिजर्व्स देखने मिलेंगे। अब कोल की बातचीत कर लेने के बाद हम मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स या स्ट्रैटिफाइड रॉक्स थे वहाँ पे जो हमें फॉसिल फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं जिसको हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है, उसको हम लोग मिनरल ऑयल के कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। अब जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होती है उसमें वापस हीट एंड प्रेशर बिल्ड होता है, तो जो इस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड फॉर्म में रिटेन होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में रिटेन होता है, उसको मिनरल ऑयल बोला जाता है। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये दे इमर्ज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, बट फिर भी इसको डिग करके निकालना पड़ता है। हम लोगों ने इंडिया के अंदर सबसे पहली ऑयल रिगिंग मिल 1866 में बनाई थी इन असम, इन अ प्लेस विच वॉज नोन एज मकुम। अब ऑयल फील्ड्स जो इंडिया में है इसको हमने 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वी सी ऑयल फील्ड्स इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वी सी इट इन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और अगर वेस्ट में बात करेंगे तो राजस्थान में कुछ ऑयल फील्ड्स है, गुजरात में कुछ है, और ऑफ शोर फील्ड्स है जो कि बॉम्बे हाई में, जहाँ पे हम लोग दरिया के अंदर ड्रिलिंग करके रिग करके मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ बिकॉज हम GSEB के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए गुजरात की ऑयल फील्ड ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1958 में हमने फर्स्ट ऑयल फील्ड लूनेज नाम की एक जगह है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हम लोगों ने बनाई थी। और गुजरात के अंदर जामनगर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के लार्जेस्ट रिफाइनरी है जो रिलायंस चलाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स की बात करेंगे तो अंकलेश्वर, कलोल, महसाना ये भी इम्पॉर्टेंट सेंटर्स है जहाँ पे क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग का काम होता है। अब लास्ट कैटेगरी पे आते हैं ऑफ द कन्वेंशनल कैटेगरी ऑफ फ्यूल्स विच इज़ नेचुरल गैस। तो जब हम लोग मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सट्रैक्शन के साथ साथ नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होता है। नाउ नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल, खासतौर पे एज अ नॉन पोल्यूटिंग क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हमारे घर पे जो कुकिंग गैस आती है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल होती है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज हैं वहाँ पे रिफाइनिंग करते वक्त, एक्सट्रैक्शन करते वक्त नेचुरल गैस सबसे पहले निकलता है। इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज दैट वी सी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न आर कोयली, हल्दिया, गुवाहाटी, बरौनी, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता। इसमें से आप कोई भी 4 नाम याद कर लोगे तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका काम बन जाएगा। गुजरात के केस में बात करेंगे तो अंकलेश्वर जो जगह है हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन इंडिया। तो जितने भी कन्वेंशनल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें थी वो हमने कवर कर ली है। जो थोड़ा बहुत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बचा है और मिनरल कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के बारे में टॉपिक्स बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। आई होप जो ये नोट्स बनाए हैं वो आपके ज़्यादा काम आएंगे। और इसके साथ ये चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है ये ख़त्म होता है। कुछ भी अगर बच जाता है, कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब तो आप करते ही रहोगे, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।